क्या हालचाल दोस्तों, बोलिए जुबा केमिस्ट्री। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस जेई मेन 2024 की इस 40 डेज की सीरीज़ में। और आज सैटरडे का दिन है, कल संडे है। कल आपको हम देंगे ब्रेक। कल आप लोग अपने सारे के सारे बेटा जितने भी बैकलॉग्स उनको कवर अप कर दीजिएगा, जिससे मंडे से हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर की सर देखिए नए सिरे से शुरुआत कर सकें। ठीक है, चलिए ओके। तो बच्चों आज हमारा छठा दिन है और आज हम लोग क्या करेंगे सर, कल जो हमने जीओसी पढ़ा था, जीओसी में हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े थे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, उसके सर आज हम लोग पीवाईक्यू सेशन को देख रहे हैं। देखिए नॉर्मली जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन देखते हैं तो जीओसी में वो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सबके सवाल वो लेता है। ठीक है, हमने उनको देखिए 3 भागों में बांटा हुआ है, सो दैट बच्चों को क्लियरली प्रॉपरली सर अंडरस्टैंडिंग रहे, उनको सीक्वेंशली वो चीज़ों को सर समझ पाए। अब दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसके सर पीवाईक्यूज में। तो जेई मेन में हमको कुछ अच्छे सवाल नहीं मिले, तो हमने कुछ जेई एडवांस के सवाल ले लिए हैं, लेकिन वो एडवांस वाले सवाल भी आपको सर काफ़ी कंसेप्चुअल लगेंगे। और अगर आपने कल का लेक्चर काफ़ी अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी। ठीक है, चलिए सर तो शुरू करते हैं आज के सेशन को एकदम बढ़िया से। जो बच्चे हमारी इस फैमिली में नए जुड़ रहे हैं और इस लेक्चर को सर पहली बार देख रहे हैं तो सर वो मेरा इंट्रोडक्शन जान सकते हैं। सर ये मेरा सर शॉर्ट इंट्रो है, अगर आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे इसे अपलोड करना चाहें तो कर दें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। मजाक है बच्चों, शादीशुदा बाल बच्चे वाले इंसान हैं, लेकिन मजाक करने की आदत है। ठीक है, चलिए ओके। अभी तो मैं जवान हूँ। चलिए सर, जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि सर हम लोग के जितने भी लेक्चर नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं हर चैप्टर की, सर वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और प्लीज़ अपना प्यार हमको जहाँ जहाँ पे दे सकते हैं वहाँ वहाँ पे दीजिए। टेलीग्राम पे दे सकते हैं, हमको इंस्टा पे दे सकते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो, नहीं यूज़ करते तो मत आइए वहाँ पर। और अगर आप यूट्यूब पे, तो हम लोगों की फैमिली है ही सर अच्छी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। आते हैं सर पहले सवाल पे, आते हैं सर पहले सवाल पे। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर द फॉलोइंग। देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट अवे सर सवाल नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे बेहतरीन है। देखिए कार्बोकेटाइन का दर्द क्या है, कार्बोकेटाइन का दर्द है इनकम्प्लीट ऑक्टेट और क्या सर, उसके ऊपर चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रॉन उसको सर प्रोवाइड कराने हैं, उसके चार्ज को डीलोकलाइज करना है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे सकें तो सर बहुत ही अच्छी बात है। ये सब चीज़ें उसको पसंद है, उसको प्लस आई पसंद है, उसको प्लस हाइपर कंजुगेशन पसंद है, और उसको रेजोनेंस और प्लस एम इफेक्ट पसंद है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हमने बहुत सारे सवाल बेटा पास्ट में देखे हुए हैं, और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर के बगल में आता है, NH2 OH या OR के बगल में आता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा कार्बोकेटाइन बच्चों क्या करता है, इनके प्लस एम इफेक्ट से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोकेटाइन की पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा, और बच्चों रेजोनेंस करने के बाद यू कैन सी द मैजिक, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो ये जो केस होता है सर सबसे ज़बरदस्त होता है। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान रखिए, हमने कल जीओसी में ही पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो सर जी अगर हम यहाँ पे बातचीत करें, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ पे आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। तो ये डीलोकलाइजेशन देखिए इस तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ दैट्स इट। ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के संपर्क में नहीं आ पाएगा, लोन पेयर का इसको रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो अच्छा है, बट पाई बॉन्ड के साथ ही इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, लोन पेयर का मजा नहीं मिलेगा। यहां पर भी वही होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के यहां और यहां जाएगा, लोन पेयर के पास नहीं आ पाएगा। सी में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के यहां आएगा और यहां से डीलोकलाइज होकर के यहां आएगा, और जैसे ही यहां आएगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर पाएगा। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को लेते हुए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यहां पे इस स्ट्रक्चर को लेते हुए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन यहां पे इस स्ट्रक्चर को मिला करके हम लोग टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उनमें भी सबसे लाजवाब स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। कौन से स्ट्रक्चर होंगे मैं आपके साथ शो करता हूं।
अब बेटा रेजोनेंस का चौथा केस, तीसरा केस, कभी भी एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बगल में लोन पेयर या पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। तो अब ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा एंड सी द मैजिक। बेटा ये चीज़ समझिए सर, देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम होगी। बेटा मानता हूँ मैं नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड है प्लस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। तो जो यहाँ पे सुख मिल रहा है वो सुख इस छोटे से दर्द से काफ़ी अधिक है। तो दिस स्ट्रक्चर विल मेक दिस कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल के ऑप्शंस गलत हैं, इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ये चीज जो सच्चाई है सो है। ठीक है, इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। हमसे इन कार्बोकेटाइन की सर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है क्या? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने में जो स्टेबिलिटी आती है वो सबसे अधिक होती है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड हमको एल्डिहाइड में भी दिखेगा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पर भी एल्डिहाइड में एक पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड हैं। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं और यहाँ पर 1, 2 और इस एल्डिहाइड में भी बच्चों एक पाई बॉन्ड है। टोटल यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंकली डी स्ट्रक्चर विल बी गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल बेटा डी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में डी को सबसे स्टेबल नहीं किया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शंस गलत है। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उनके आधार पे ही चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमें एग्जाम में मार्क करना चाहिए। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल या तो ए दे रहा है या तो बी दे रहा है। चलिए ए और बी में समझ लेते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए ए में अगर मैं बात करूं तो ए में यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज इस लोन पेयर के साथ रिपेल खाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्लस चार्ज पोलर पाई बॉन्ड के माइनस एम इफेक्ट के कारण डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेकार है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहां पर उल्टा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये भी स्टेबलाइज है। तो बेटा बी और ए में तो बी ज्यादा स्टेबल है, बी विल बी डेफिनेटली मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, तो ए और बी में सर हम बी को ज्यादा स्टेबल करते हैं ए से। ठीक है ये चीज। और अगला ऑप्शन है सी और डी में देख लेते हैं। सर सी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर जी सी और डी में डेफिनेटली सर डी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सी में तो रिपल्शन है, नेगेटिव चार्ज पे रिपल्शन है लोन पेयर का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल है। तो बच्चों सी और डी में डेफिनेटली सर डी विल बी मोर स्टेबल देन सी। तो ये जो आंसर है यहां पर क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछ रहा है, सी डी ए बी। सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर हमको चूज करें तो सर हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी पूरा गलत है, क्योंकि बेटा सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और बेटा सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड डी में है तो डी शुड बी मोस्ट स्टेबल। ये मेरा फंडा है चीजें। ठीक है, जो हम इतने सालों से देखे एडवांस के सवाल सब कुछ देखते आए हैं वो चीजें। प्लस जेई में इनके सवालों में 2016 तक तो क्या होता था कि 30 में से सवाल जब आते थे तो 2 सवालों के आंसर की में फिर वो सॉरी मांग लेते थे। तो ऐसा नहीं कि जेई में इनके जो सवाल हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी मतलब एरर फ्री, नहीं ऐसा नहीं है। और ये इस सवाल में ऑप्शंस गलत बनाए गए हैं। ठीक है, ये मैं इसको एकदम कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम में इसका आंसर डी हमें मार्क करना चाहिए, दैट इज द थिंग। और यही आंसर की में भी हमको दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है? देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज होगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, टोटल इसको मिला के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पर बेटा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ माइनस एम इफेक्ट लगेगा और ये माइनस एम इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई माइनस एम के करीब पहुंच जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज आई एम सो सॉरी,
OCH3, आई एम सो सॉरी, इट इज OCH3 है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट है। अगर प्लस एम इफेक्ट है तो इट्स गुड, प्लस एम इफेक्ट है तो ये गुड है, अच्छा है ये अच्छा है, इसकी स्टेबिलिटी अधिक है क्योंकि लोन पेयर के बगल में आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर इसको मिलाकर के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। डी इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, डी बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सी स्टेबल होगा क्योंकि सी में भी रेजोनेंस के बाद प्लस एम इफेक्ट भी मिलेगा। यहाँ 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, ठीक है। तो डी सबसे स्टेबल, फिर सी, क्योंकि डी और सी में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ये अच्छी बात है। ए और बी में OCH3 कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस करेगा बट ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि क्रॉस हो जा रहा है, रास्ता बदल जा रहा है चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमसे पूछा गया, मोस्ट स्टेबल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और वही कार्बोकेटाइन के बगल में अगर लोन पेयर है बेटा बहुत अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। बेटा देखिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो हमने आपको लिखाए हैं क्लास में उनको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको रटे रहते हैं तो ये सब सवाल आप देखते ही बेटा 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे, और अगर आपने कुछ सवाल 10 सेकंड के अंदर कर लिए और इस तरह के 5-6 सवाल 100% रहते हैं, तो शुरुआत में एकदम 10 मिनट के अंदर ही 5 सवाल करने पे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट कर जाता है। और इसी तरह से कुछ सवाल फिजिक्स और मैथ्स में भी देख लिए, तो अगर आप टोटल बेटा मान लीजिए 12 सवाल भी अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, 12-15 सवाल भी आप शुरुआत के 20-25 मिनट में कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। और इस तरह से करते करते अगर आपने टोटल बेटा 1 घंटे के अंदर अगर आपने 80-85 नंबर तक आपने अगर स्कोर कर लिया तो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 2 घंटों में धीरे धीरे आप अपने स्कोर को बढ़ाइए, ठीक है। एंड इट्स अ क्वाइट डूएबल जॉब, क्योंकि हम बच्चों को बोल रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत कम समय में कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स लंबे होते हैं बट कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बड़े ईजी होते हैं। तो केमिस्ट्री 45 मिनट में डूएबल होती है और केमिस्ट्री आपका कट ऑफ क्लियर करा देती है। फिर मैथ फिजिक्स में मिला करके आप अपनी स्कोर को सर आप ले जाते हैं, अच्छे NIT तक सर आप स्कोर करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमने आपको जो कार्बोकेटाइन रटाए हुए हैं उनमें बेटा आप देख लोगे सर ए हमारा एरोमेटिक है, सर ए हमारा एरोमेटिक है, तो सर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ए इज एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बस काम खत्म, गेम ओवर, आगे बढ़ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर भी बच्चों देखिए सीधे सीधे अगर कभी भी कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर है, जबरदस्त मजा आएगा। +M का इसको मजा मिलेगा, +M लोन पेयर का +M, -I भी लगेगा लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगा। अब उसके बाद ए और सी में थोड़ा सीखने का बनता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं तो क्या लगेगा, ऑक्सीजन का -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट कार्बोकेटाइन के लिए हार्मफुल है। यहाँ पर कार्बन चेन है, कार्बन चेन का +I इफेक्ट लगेगा, हाइपर कंजुगेशन, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे स्टेबल बी बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट, फिर उसके बाद ए क्योंकि +I और हाइपर कंजुगेशन, और सबसे वाहियात होगा सी बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो BAC BAC अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, ये सब ये ऑप्शंस कैसे बनाते हैं, ये गांजा वांजा पी करके ऑप्शंस बनाते हैं क्या? मुझे लगता है ये टाइपिंग बेटा ये किताब वालों की टाइपिंग एरर है। आई डोंट थिंक कि सर जेई मेन में इस तरह का सर ब्लंडर हो सकता है, ये किताब वालों की सर गलती है, ठीक है। जेई मेन में इस तरह का ब्लंडर नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इसका सर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा सर, बी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो आंसर विल बी BAC। टाइपिस्ट लेवल पे सर गलती हुई है, बुक में गलती है, मैं नहीं मान सकता हूँ कि इतना बड़ा ब्लंडर सर जेई मेन वाले कर सकते हैं। BAC विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर एकदम बिंदास रहिए, दैट इज द करेक्ट थिंग। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए यही सब कारण देखिए बच्चों को पैनिक कराते हैं, और इसीलिए सर देखिए एक टीचर का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए चिंता मत करिए, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ, सो डोंट वरी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, इन कार्बोकेटाइन की सर स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको बताना है। देखिए कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज भी है, तो अगर किसी एटम के ऊपर पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज दोनों है तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड भाग लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड है
और वो किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो कार्बोकेटाइन इज नॉट डीलोकलाइज्ड, इज नॉट डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज पे रेजोनेंस नहीं तो डीलोकलाइज नहीं होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पे, तो बी सी डी में नो रेजोनेंस, बी सी और डी में सर रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ए होगा। ए विल बी मोस्ट स्टेबल। चलिए सर, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। ए के बाद कौन स्टेबल होगा सर, ए के बाद बारी आएगी सर सी की। ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बारी आएगी सी की, क्योंकि बी और डी में सर सीन क्या है सर जी, बी और डी में सर सीन क्या है बेटा, बी और डी में अगर हम बातचीत करें तो सर देखिए, बी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के ऊपर है, और सी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर है। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से क्या फायदा होगा सर, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, और हायर हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सर अनस्टेबल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर है, और जिस कारण से कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्योर s ऑर्बिटल के ऊपर है, प्योर s ऑर्बिटल के ऊपर है, ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ें, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज पसंद है, पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद है, तो उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़, तो सबसे स्टेबल होगा ए, उसके बाद होगा सी, क्योंकि सी में sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से प्लस आई प्लस एच लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, देन सी, उसके बाद बी, और सबसे वाहियात होगा डी। तो ए सी बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, हमको ये मॉलिक्यूल रटा रहना पड़ेगा, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हम बच्चों को रटा देते हैं क्लास में कि भाई देखो ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोपेंटाडाइन, ये सभी हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल H+ लूज करने के बाद एरोमेटिक हो जाता है, तो ये चाहता है अपने आप को H+ लूज करना जिससे कि एरोमेटाइज हो जाए, एरोमेटिक की इसको शक्ति मिल जाए। तो द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड विल बी डी, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड विल बी डी। चलिए सर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। देखिए इस सवाल में हमको क्या करना है बच्चों, देखिए कभी भी अगर आपको आयंस मिलते हैं A- और B- मिलते हैं, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करेंगे। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए यू नीड टू गो टू आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम हमको क्या बताता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का कंजुगेट एसिड जितना वीक होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का कंजुगेट एसिड जितना वीक होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का कंजुगेट एसिड जितना वीक होगा, तो उसका बेटा जो इनायन होगा, उसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट एसिड अगर वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ठीक है, ये चीज, तो कभी भी बच्चों अगर हमको आयंस की बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम पहले उनमें H+ ऐड करके कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, और जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, यही रूल हमेशा बेटा आयंस में लगता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से सब में H+ जोड़ दीजिए, सबसे पहली चीज सबके सब वाहियात एसिड है, सबके सब वाहियात एसिड है बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट एसिडिक। इनमें थोड़ा बहुत HCN एसिडिक होगा, क्योंकि HCN इज अ वीक एसिड, उसका K अराउंड बेटा 10⁻⁻10, pK अराउंड 10 के पार आसपास होता है। हाइड्रोकार्बन का तो pK, एल्काइन का 25 होता है pK, और बाकी सबका तो 35 और 50 वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे कम pK HCN का है, और जिसका pK कम है उसका K ज़्यादा होगा, तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक बेटा HCN है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा 5, फिर उसके बाद थर्ड होगा। थर्ड वाला क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन के अटैच होने पे क्या होगा, उसके ऊपर मैसिव प्लस चार्ज होगा, H+ का बनना यहां पे आसान है। ठीक है, तो फिफ्थ फिर थर्ड होगा, देन हमारे पास कौन आएगा देन हमारे पास वो मॉलिक्यूल आएगा जहां पे H+ निकलने के बाद बनने वाला कार्बन स्टेबल होगा,
और वो बेटा सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड वाला बंदा H प्लस अगर लूज आउट करता है तो बनने वाला कार्बोनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ से H प्लस निकलना कंपैरेटिवली ईजी है। तो 5 3 2 देन इसमें और इसमें अगर हम लोग देखें तो दोनों में ही बेटा CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड इज वेरी वेरी लेस एसिडिक, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण, यहाँ पे बेटा प्लस आई इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा घट जाएगी, ए नेगेटिव, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई से बढ़ती है, प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो बेटा यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और फर्स्ट वाला कम एसिडिक होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा होगा, मतलब 1 सबसे ज़्यादा, फिर 4, फिर 2, फिर 3 एंड सबसे कम 5 होगा। तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। हमेशा आयंस के केस में बच्चों, हमेशा आयंस के केस में आप पहले कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वीक कंजुगेट बेस वाला कंसेप्ट आयन इक्विलिब्रियम को लगा करके आप कंजुगेट बेस जो आयन है उसकी सर आप बेसिक स्ट्रेंथ सर आप निकालेंगे। यही रूल हर जगह लगाना है। ये सवाल मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, तो ये सवाल अपना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइड, किस किस कार्बोकेटाइड में सर देखिए रेजोनेंस है। बच्चों देखिए रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है उनमें रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस होता है, और कभी भी कार्बोकेटाइन या एमटीपी ऑर्बिटल के बगल में, एमटीपी ऑर्बिटल कहाँ होती है, कार्बोकेटाइन और न्यूट्रल बोरॉन के पास, अगर कभी भी एमटीपी ऑर्बिटल के बगल में पाई बॉन्ड या लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होगा। देखिए यही रेजोनेंस की कंडीशंस है। अब हमको देखना हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ रेजोनेंस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए वंडरफुल, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज। ऑप्शन नंबर बी वंडरफुल, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज। ऑप्शन नंबर सी नो नेवर नॉट, क्योंकि प्लस चार्ज के बगल में sp3 कार्बन है, ना तो पाई बॉन्ड है ना लोन पेयर है, कुछ नहीं, खाली एटम है, किसी काम का नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और चार्ज दोनों है तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेगा, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये भी इसके बगल में भी sp3 कार्बन है, तो ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस नहीं कर पा रहा, तो यहां पर भी नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑप्शन नंबर ए एंड बी कहां पे हमारा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये तो वही केस है अभी अभी जो हमने देखा था कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, बट यहां पे सर ऑप्शंस गलत है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सर देखिए सीन क्या हुआ था कि सर उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड डाल दिया है मेसेटिलीन, जो कि बच्चों को साथ देखिए थोड़ा सा होश उड़ा देगा। अब सर ये मेसेटिलीन कहाँ से आया है, क्या नहीं आया है बच्चों, ये सब देखिए। देखिए ये सब जो कुछ कंपाउंड है ये एनसीईआरटी में शुरुआत में जो कुछ कंपाउंड हमको दिए जाते हैं उनके कॉमन नेम सर देखिए हमको मेंशन्ड होते हैं। अब क्या हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम हमें पहले से याद होगा? देखिए अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं पर भी हमको ये कॉमन नेम ऐसे हमको सामने आता नहीं है। ठीक है, सवाल के बाद टीचर्स पढ़ाना शुरू कर दे अलग बात है, और टीचर्स को क्या है बच्चों, टीचर्स आपको 3 पन्ने की शीट दे दे, ये सब कंपाउंड इन्हें याद कर लेना, इट्स वेरी बैड, ये नहीं संभव, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना भाई। देखिए टीचर तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़नी है, और ये वही चीज समझ सकता है जो टीचर खुद कभी एस्पिरेंट था। ठीक है, सास भी कभी बहू थी, तो जो टीचर ने IIT जेईई नीट की तैयारी की वो समझता है कि क्या याद किया जा सकता है क्या नहीं याद किया जा सकता। बच्चों के ऊपर हाइपोथेटिकल टारगेट्स नहीं रखे जा सकते है ना। तो इन माय ओपिनियन इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप याद करने के पीछे मत जाइए। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर मेहनत और रिवॉर्ड का रेशियो बहुत कम होता है, मेहनत ज़्यादा है रिवॉर्ड कम है, तो कोई मतलब नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो मेसेटिलीन होता क्या है वैसे बेटा, मेसेटिलीन हमारा ये होता है 1 3 1 2 3 4 5 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये हमारा सर मेसेटिलीन होता है। अब देखिए ये चीज टीचर याद रख सकता है, लेकिन स्टूडेंट को सर याद कराना इज नॉट रिकमेंडेबल। मैं तो नहीं अपने बच्चों को कहूँ कि आप इस तरह के सारे कंपाउंड को याद कर लीजिए। मैं नहीं बोल सकता बच्चों आप वेनिलीन का स्ट्रक्चर याद करिए एल्डिहाइड कीटोन में, नहीं भाई,
वैनलीन के ऊपर हमने सर केमिस्ट्री की हुई, तो हमको सर उसका स्ट्रक्चर पता है, आपको कैसे याद होगा? और हमने भी 10 साल पहले सर उसकी केमिस्ट्री की थी, अब हम भूल गए हैं चीज़ें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें के पीछे मत जाइए। कुछ सवाल जेईई मेन वाले ऐसे देते हैं कि बच्चे उसमें बहुत कम ही कर पाए, ठीक है, बहुत कम ही बच्चों को वो सवाल हो पाए, सो दैट उनकी इज्जत बच जाए। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करिए। अगर आपको मेसेटिलीन का स्ट्रक्चर नहीं आता, डोंट वरी, लेकिन अगर आता है तो चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वी हैव पैराजाइलिन, ये हमारे पास पैराजाइलिन है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन। देखिए बेंजीन की रिएक्टिविटी कहाँ होती है सर? बेंजीन पे कोई भी रिएक्शन होती है, ये सब ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बातचीत करें तो जो रेट होता है वो पहले स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और पहला स्टेप क्या होता है सर? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कब बेंजीन के ऊपर अच्छे से अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर तब अटैक करेगा जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो वो बेंजीन, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, वो उनके ऊपर बेटा ऐसी रिएक्शन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब बेटा तेज होती है। ठीक है, तो हमको देखना है कहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हाई होगी? उस पर अटैच ग्रुप के इफेक्ट के कारण। यहां पर बेंजीन पे कौन लगा है? 2 मिथाइल लगे हैं, प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लगेगा। प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लगेगा। और यहां पर बच्चों क्या होगा? यहां पर बच्चों क्या होगा? ये मिथाइल अपने ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा और ये मिथाइल अपने ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पे दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये अलग जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये अलग जगह बढ़ा रहा है, तो यहां पे दोनों ग्रुप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेसिटिलीन के केस में क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप अपने ऑर्थो पैरा, और इस मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पैरा क्या है? ये और ये मिथाइल ग्रुप अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, और इसका ऑर्थो पैरा क्या है? ये है। ठीक है, इसका ऑर्थो पैरा क्या है? ये है। और दोस्तों क्या होगा? और हमारे पास ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका ऑर्थो पैरा क्या है? ये है। तो बेटा अगर आप ध्यान देंगे, तीनों मिथाइल ग्रुप जो है एक ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो दीज 3 मिथाइल ग्रुप आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो जिस कारण से 1 और 11 होता है, तो सभी मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे हाई होगी? मेसिटिलीन के केस में। सी में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर? सी के बाद क्या होगा? सी के बाद सर जाइलिन ए होगा, क्योंकि ए में सर प्लस आई इफेक्ट तो है ही कम से कम। हालांकि मिथाइल ग्रुप का कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, बट प्लस आई प्लस एच तो है, तो थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए बढ़ ही रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा बेंजीन रिंग होगी, ई होगी। उसके बाद सर ब्रोमो बेंजीन होगी, बी, क्योंकि बी में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है माइनस आई इफेक्ट से। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डी में, क्योंकि डी में माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट लग रहा है। दोनों इफेक्ट मिल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाउन कर देंगे। दोनों इफेक्ट मिल करके बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाउन कर देंगे, ये चीजें। तो यहां पर बेटा ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर CaEbD होगा, CaEbD होगा, एंड दैट इज हमारा नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पे सर नाइट्रेशन और ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर सर CaEbD होगा। बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें इन कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने सर कंपेयर करना है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपको ऑर्थो इफेक्ट को पहले ध्यान रखना होता है कि कभी भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप आएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। NO2 में सबसे ज्यादा बढ़ता है, फिर OH में बढ़ता है, उसके बाद साइज देखते हैं। ये चीजें जो कल आपको बताए थे, यहां पे कहीं पर भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की एक दूसरी लर्निंग को भी याद रखिए कि जब हम ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एसिडिक, और उसके बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो पीके वैल्यू के आधार पे ये ट्रेंड भी याद रखिए आप,
ये ट्रेंड भी याद रखिए। ऑर्थो इफेक्ट के दौरान ही ये चीज़ बताई जाती है। हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो है ऑर्थो इफेक्ट का, आप अगर विनीत द्विवेदी ऑर्थो इफेक्ट सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा 20 मिनट में सर ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, लिस्ट में लिंक भी डाल देंगे नीचे, ठीक है। ये चीज़ें तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या सीन होगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप अटैच है उसका इफेक्ट देखते हैं। डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक पार बढ़ाएगा। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, एसिडिक पार घटाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट है, अलकायदा ने बेंजीन को हराया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पर, 1 होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसके बाद कौन होगा, 2 होगा। सबसे ज्यादा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे लास्ट में कौन होगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। ये चीज याद रखिए। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ओएमई का प्लस एम इफेक्ट लगेगा। बेटा ओएमई का प्लस एम इफेक्ट लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इस कारण से आपको इस ट्रेंड को सर आपको पहले याद रखना होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 सबसे ज्यादा, फिर बेटा 2, फिर 3 एंड देन सबसे लास्ट में 4। ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे हमसे एक एडवांस का क्वेश्चन है, काफी पुराना बच्चों एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है। हमको इनके के वैल्यूज को सर देखना है। देखिए सबसे पहले आप मॉलिक्यूल में जो कॉमन हिस्सा है उसको आप अलग कर देंगे। मॉलिक्यूल में कॉमन हिस्सा क्या है, ये पार्ट बेंजोइक एसिड वाला पार्ट सब में कॉमन है। जो चीज कॉमन है उसका असर हर जगह सेम होगा। अब इनमें डिसाइड कैसे करेंगे कौन कम ज्यादा, जो चीज कॉमन नहीं है उसका असर देखिए वो क्या कर रहा है। तो यहां पे NO2 है, माइनस आई माइनस एम लगाएगा और दोनों ही से एसिडिक पार बढ़ती है, ठीक है। क्लोरीन है, माइनस आई से एसिडिक पार बढ़ेगी, प्लस एम से घटेगी, बट प्लस एम वीक होता है। यहां पर OCH3 लोन पेयर है, माइनस आई से बढ़ाएगा बट प्लस एम से घटाएगा, और CH3 प्लस आई और प्लस H दोनों ही इफेक्ट एसिडिक पार को घटाएंगे। ये चीज बच्चों यहां पर है। तो इस हिसाब से बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा, क्योंकि वहां पे NO2 है। उसके बाद C होगा, क्योंकि वहां पर भी एसिडिक पार बढ़ रही है माइनस आई इफेक्ट से, फिर C होगा। उसके बाद होगा A, क्योंकि A में एटलीस्ट कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, नॉर्मल है। उसके बाद होगा हमारा क्या, E होगा, क्योंकि E में हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट दोनों मिल करके घटा रहे हैं। और सबसे कम होगा D, क्योंकि D में बच्चों मेजोमेरिक इफेक्ट से बच्चों एसिडिक पार कम हो रही है। मेजोमेरिक इफेक्ट का असर हमेशा बच्चों हाइपर कंजुगेशन से अधिक होता है। तो यहां प्लस एम के कारण घट रही है, यहां पे प्लस एच के कारण घट रही है, यहां पे माइनस आई के कारण बढ़ रही है, और यहां पे माइनस एम के कारण एसिडिक पार बढ़ रही है। तो ये यहां पे ऑर्डर है। अब चलिए आइए समझते हैं। तो क्या होगा सर सबसे पहले ए का आंसर क्या होगा सर, थर्ड वाली वैल्यू। ए में कौन सी वैल्यू होगी सर, थर्ड वाली। इनमें बेटा थर्ड वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है सर 30, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30 है, फिर 10 है, फिर हमारा 6.4 है। तो ए का आंसर होगा डी वाला, मतलब 1 2 3 4 इनको कर लें, तो ए का आंसर होगा 4 वाला। तो ए को हम 4 के साथ मैच कराएंगे, ठीक है। फिर हमारा बी होगा, बी की वैल्यू सबसे अधिक होगी, तो सबसे अधिक वैल्यू कौन सी सर, थर्ड वाली है। फिर उसके बाद सी हमारा कहाँ पे, सेकेंड नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर वाली वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर डी है, डी सबसे लीस्ट होगा, सबसे लीस्ट वैल्यू इनमें कौन सी है सर, सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पर ए है, 1 है। और ई की कौन सी वैल्यू सर, सेकेंड लास्ट वैल्यू होगी, तो सेकेंड लास्ट वैल्यू, ठीक है, तो वो हमारी ई ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा सर देखिए मैट्रिक्स मैच यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये चीज चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल बी सॉल्युबल इन NaOH, इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल है। यस्टरडे के सवाल में बेटा हमने कर लिया था, ये सवाल एडवांस का क्वेश्चन था। कल हमने जो थ्योरी सेक्शन है उसमें बेटा इसको कराया हुआ है। देखिए वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें फिनॉल या फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक बनता है वो सब के सब सॉल्युबल होंगे। तो फिनॉल और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक बंदे NaOH के साथ सॉल्ट बनाते हैं। ये अमीन है, नहीं बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, नहीं बनाएगा। फिनॉल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। हाइड्रोकार्बन है, नहीं बनाएगा।
फिनॉल है बना लेगा, ठीक है, फिनॉल है बना लेगा, और NO2 न्यूट्रल है नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे सर 4 मॉलिक्यूल हैं जो कि बेटा NaOH के साथ सॉल्ट बनाएंगे, फिनॉल डेरिवेटिव्स और उससे हायर एसिड जो है वो सब के सबसे सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमसे पूछा इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के सवालों में सबसे पहले आप क्या देखते हैं सर, मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, कौन सा हिस्सा है जो H+ लिबरेट करेगा। बच्चों देखिए, इनमें जो H+ लिबरेशन के लिए जो ग्रुप है वो हमको पहले देखना होता है। मैंने आपको इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज रटाई है। सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वायरिक एसिड, उसके बाद बेटा हमारा क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे, फिर डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारे पास फिनॉल आएंगे, फिनॉल के बाद हमारे पास एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल के बाद ट्रिपल एलिफेटिक एल्कोहल के बाद साइक्लोपेंटाडाइन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब चीज़ें हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, हमेशा। तो थर्ड एंड फोर्थ चूंकि जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो फैमिली हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पिक्रिक एसिड, वहाँ पे ऑर्डर बदल जाता है, बट अदरवाइज हमेशा। अब थर्ड एंड फोर्थ में भी बेटा थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि फोर्थ वाले में मिथाइल का +I और हाइपर कंजुगेशन के कारण एसिडिक पावर घटेगी, मिथाइल का +I +H के कारण एसिडिक पावर घटेगी, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकेंड में सर सेकेंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि क्लोरीन का -I इफेक्ट एसिडिक पावर बढ़ाएगा, 1 में कम होगी, तो क्लोरीन का -I इफेक्ट एसिडिक पावर को बढ़ाएगा, ये चीज़। तो ऑर्डर क्या होगा सर, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। ये भी सर एडवांस का ही क्वेश्चन था। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए सभी में फिनॉलिक पार्ट कॉमन है, तो उसका असर बच्चों देखिए हर जगह सेम होगा। जो चीज़ कॉमन नहीं उसका असर देखते हैं। मिथाइल पैरा पे है, +I और +H लगाएगा, +I और +H लगाएगा, और दोनों ही बेटा एसिडिक पावर को घटाएंगे। नाइट्रो ग्रुप मेटा पे है, तो मेटा पोजीशन से सिर्फ -I लगेगा, -I से एसिडिक पावर बढ़ेगी। NO2 ग्रुप पैरा पे है, तो -I और -M दोनों लगेगा, दोनों से एसिडिक पावर बढ़ेगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट होगा, और सेकेंड वाला कम एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ पे CH3 का +I और +H एसिडिक पावर को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा पुराना एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बेटा रिवाइज करने के लिए सही है, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हैं, बात करते हैं। सर ये नॉन एरोमेटिक होता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, रटाया था कल आपको कि ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में बच्चों ध्यान रखना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें देखिए बच्चों फुल कंजुगेशन बाहर वाली रिंग में नहीं है, फुल कंजुगेशन बाहर वाली रिंग में नहीं है। तो ये फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड वाला केस नहीं है। फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड में अगर बाहरी रिंग में फुल कंजुगेशन है तो उसको देख करके एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखते हैं। ये बेंजीन डेरिवेटिव के तौर पे ट्रीट होगा सर, बेंजीन रिंग जिसमें कि एक पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो ये जो रिंग है सर, ये जो रिंग है, इस रिंग की प्रेजेंस के कारण ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव है, एरोमेटिक होगा। और ये हमारी सर एंथ्रासीन है, एंड इसमें अगर हम लोग बेटा बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा हमको इस तरह से नहीं लिखना होगा, इसको हमें थोड़ा सा शफल कर लेना चाहिए। तो जब मैं इसमें पाई बॉन्ड को शफल करूंगा, ठीक है, मैं इसमें पाई बॉन्ड को थोड़ा शफल कर लेता हूं, यहां पे यहां पे यहां पे, ये सही है। और फिर ये पाई बॉन्ड। अब अगर मैं बेटा आउटर रिंग को देखूंगा तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, 7 दूनी 14, 14 4n+2 में आता है। तो ये भी सर हमारा एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल सर एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 सर, देयर विल बी 5 एरोमेटिक रिंग्स आर देयर। ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है,
ये नॉन एरोमेटिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट केस ये, क्योंकि ये सर हमारा बेंजीन डेरिवेटिव है, ये सर देखिए बेंजीन डेरिवेटिव है, इसमें बेंजीन नहीं है, बेंजीन के साथ एक कार्बन चेन अटैच है बस, ठीक है ये चीज। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बच्चों हमारा जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन, और एडवांस के क्वेश्चन सर काफी अच्छे कंसेप्चुअल होते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे बेटा 1 से लेके 5 तक के कंपाउंड में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। आइए सर समझते हैं। तो ये मॉलिक्यूल में हमको क्या दिया, हमको CH बॉन्ड दिया हुआ है, यहां से बेटा H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा 3 बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज होगा, ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का रीजन है, ठीक है। डबल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन किसी काम का नहीं होता, वो बहुत लेस एसिडिक होता है, वहां से H+ निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत मजबूत होता है, ठीक है। एल्कीन से H+ निकालना और मुश्किल है क्योंकि sp3 कार्बन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है नहीं, H+ निकालना बहुत मुश्किल है, इनका pK 50 होता है, मतलब समझ रहे हो, मतलब K की वैल्यू 10 की पावर -50, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ होने को मतलब ही नहीं है। फोर्थ हमारा रटा रटाया मॉलिक्यूल, हजारों बार आपको बता चुके हैं, इस मॉलिक्यूल को रट लो, सभी हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहां से H+ निकलने के बाद बंदा एरोमेटिक हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन, यहां से भी H+ निकलना कंपैरेटिवली और हाइड्रोकार्बन से बेटर है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से अटैच हाइड्रोजन पे काफी ज्यादा प्लस चार्ज है, तो यहां से H+ का बनना और निकलना ईजी होता है, ठीक है। तो ये यहां पे इनकी स्टोरी है। अब आइए चलिए सवालों को समझते हैं। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। कंपाउंड 1 क्यों एसिडिक है? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में डीलोकलाइजेशन, एकदम सही बात सर। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो H+ निकलना इजी होगा, सीधी सी बात है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। वेयर इज कंपाउंड 4? ये इसका कॉन्जुगेट बेस H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज, एरोमेटिक होगा, एकदम सही बात है, रटी रटाई बात है सर, सही है। कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्सटेंट। वेयर इज कंपाउंड 2? यस, बेंजीन में NO2 लग जाएगा, -I-M इफेक्ट, एसिडिक पावर को बढ़ा देगा, एकदम सही बात है, सी। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर 1 5 1 4 5 2 3। सबसे कम एसिडिक 3, एकदम सही बात है, एल्केन। उसके बाद 2, sp2 कार्बन है, थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। उसके बाद 5 यस सर, ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिडिक होगा। अब बेटा 1 और 4 की जो बात है ना, यहीं पे सर देखिए मैटर खराब है। सभी हाइड्रोकार्बन में आपको याद रखना ये टॉपर होता है क्योंकि ये H+ निकलने के बाद एरोमेटिक हो जाएगा, H+ निकलने के बाद इसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, बट ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस का इफेक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक सर हमारा क्या होगा सर? कंपाउंड नंबर 4 होगा, और यहां पे सर हम सहमत नहीं है, तो ये बेटा यहां पे गलत है, तो इसमें हम ABC सही आंसर मार्क करते हैं, D इज रॉन्ग, ठीक है, ये हमको बेटा यहां पे लगता है। चलिए सर बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। जेई मेन का सवाल है, इस मॉलिक्यूल में बहुत सारे नाइट्रोजन है, कौन कौन से नाइट्रोजन पे H+ आ सकता है? देखिए वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, उस नाइट्रोजन के ऊपर देखिए H+ आ सकता है। कौन कौन से नाइट्रोजन है जो रेजोनेंस में, जिनका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है? आइए समझते हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसकी बेसिक पावर कम होगी, इसके पास पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों है, अगर पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों है तो रेजोनेंस में लोन पेयर भाग लेगा, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई है, इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ हाई है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है। इनमें अगर कोई हमसे पूछे सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, हम तो बेटा D को मार्क करेंगे क्योंकि D हमारा एमिडीन जैसा लग रहा है, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच है एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन काफी बेसिक होता है। ये इमिडाजोल वाला पार्ट भी है, इमिडाजोल काफी बेसिक होता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो इनमें कौन कौन सी बेटा प्रेफर्ड साइट होंगी? B पे आ सकता है H+, C पे आ सकता है H+, और D पे आ सकता है, तो BCD पे हमको पसंद है, BCD हमारी बेटा फेवरेबल साइट है। ये सभी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे H+ बिंदास आ सकता है। चलिए, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब मुझे ये बताइए, आप इस सवाल को बताइए कितनी जल्दी कर सकते हैं? रटा हुआ है ना कि कभी भी लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा क्योंकि 1 में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, फिर 3 होगा क्योंकि 3 में
ऑक्सीजन के बगल में लोन पेयर है, बट ये कार्बन अभी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 फिर 3, उसके बाद में 2 हो जाएगा एंड देन 4 हो जाएगा। तो ये तो कल वाला सवाल भी है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ें। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ जीओसी के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से संबंधित बेटा कुछ सवाल जो कि हमने आपको सर प्रैक्टिस सेशन के तौर पे दिए हैं। आप इन सवालों को लगाइए, ठीक है, इन सवालों के पीछे के लॉजिक को समझिए और अपने रिवीजन को सर कंसोलिडेट करिए। ठीक है, ये चीज़ें। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर सर जीओसी की स्टोरी। अब कल संडे है, कल रहेगा ऑफ, क्योंकि बच्चों की मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर लोड काफ़ी है और मैं इस लोड वाली सिचुएशन में आपको और अधिक बेटा ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ। सो यू हैव 1 डे टाइम, संडे टाइम, जिसमें आप अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। और मैंने बताया कि हमारा जो सिलेबस है वो 14 की जगह 18 जाएगा, लेकिन 14 तारीख के बाद के जो 4 लेक्चर है उनका कंटेंट मैं एक साथ 15 तक ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर चीज़ें एकदम बहुत ही अच्छे से आप केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास बेटा काफ़ी सफिशिएंट टाइम रहेगा अपने आप को रिकवर करने का। ठीक है, ये चीज़ें 15 तारीख के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रीज़न, मुझे लगता है कि उसके बाद का समय आपका अपना है। आप अपने आप को सर समय दीजिए कि आपको लास्ट मिनट पे क्या क्या फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, आपको लास्ट मिनट पे कौन कौन से सवाल देखने हैं, ये आपका समय है। उसमें अपने आप को काम रखिए, प्रेशर फ्री रखिए, कैसे कर सकते हैं आपकी खुद की जो अप्रोच होगी वो सब। ठीक है, तो हम एजुकेशनल वीडियो नहीं डालेंगे, हम बस आपको कामनेस करने की सर हम वीडियोज़ डालेंगे, वो भी सिर्फ हार्डली 1-2 मिनट वाले वीडियोज़, सो दैट आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहे, आपको लगे रहे कि हाँ विनीत सर हमारे साथ हैं, लास्ट मोमेंट तक साथ हैं, जैसा कि वादा किया था वो सब चीज़ें। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करें क्योंकि आपका समय मेरे समय से